हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी पावर एंड पावर। देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पावर और इसमें छोटे छोटे टॉपिक और हैं। एक तो करंट जब कंडक्टर में पास करा तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वो भी इसी में आ जाएगा। एक ट्रांसमिशन, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बनती कहीं है और बेचते कहीं है, वो टॉपिक भी इसी में। एनसीईआरटी का टॉपिक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। अब इसमें छोटे छोटे टॉपिक और इंक्लूड है। तो पहले हम पढ़ रहे हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी जब किसी हीटिंग, जूल हीटिंग भी बोलते हैं उसको, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये तो एनसीईआरटी का टॉपिक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी पावर ही पढ़ेंगे। इससे पहले हम हीटिंग पढ़ लेते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अभी छोटी क्लास में भी आ गया होगा आपके, हीटिंग क्यों हो रही है। जैसे कंडक्टर, ये सपोज कंडक्टर है, इसमें आपने करंट फ्लो करा दिया तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, तो इलेक्ट्रॉन एटम से आयन से कोलिजन होगा तो एनर्जी को ट्रांसफर करता है, तो उससे उनका वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है और उससे हीटिंग आ जाती है, यानी एनर्जी ट्रांसफर कर देता है, उससे हीटिंग आती है। ये तो हमने छोटी क्लास में पढ़ ली, इसी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ के पढ़ रहे हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसको सिंपली हम जूल हीटिंग ही बोलते हैं। जूल्स लॉ को इसमें यूज करेंगे, यानी जूल ने दिया था, जिसका फॉर्मूला भी शायद आपको याद हो तो आ चुका है वैसे, H=I²R/T। I करंट इन कंडक्टर, R रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, T टाइम, जितने टाइम तक उसको करंट को फ्लो करा है, ये फॉर्मूला आएगा। तो देखो हम सपोज करते हैं कोई कंडक्टर ले लेते हैं, ये हमने कोई कंडक्टर ले लिया AB। अब इसमें हमने पोटेंशियल अप्लाई कर दिया तो इसमें करंट फ्लो होगा, इसमें करंट फ्लो होगा। अब ये करंट ऑलवेज फ्लो होता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हम सिर्फ कंडक्टर की बात कर रहे हैं, A से B तक। अब A से B तक करंट फ्लो हो रहा है, तो A पर पोटेंशियल, A से B की डायरेक्शन करंट ऐसे फ्लो हो रहा है इसमें, तो कन्फर्म A का पोटेंशियल ज़्यादा होगा B से। A का पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है। सपोज इसमें चार्ज फ्लो हो रहा है Q, चार्ज कितना फ्लो हो रहा है, Q चार्ज फ्लो होता है यहाँ से यहाँ तक। जब बैटरी यूज किया तो चार्ज तो फ्लो होगा, तभी तो करंट फ्लो हो रहा है, और चार्ज फ्लो हो रहा है, दैट इज द Q। अब इस A पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी और B पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालनी है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, जो हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ी है, अमाउंट ऑफ बर्डन टू कैरिंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यही तो पढ़ गए हो। और उसका फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपने, पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल में U यूज कर रहा हूं, U इक्वल्स टू B/Q। B/Q नहीं, उल्टा लग गया, U इक्वल्स टू BQ, यानी B इक्वल्स टू U/Q। ये फॉर्मूला है। पोटेंशियल वर्क डन होता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज का। यूनिट पॉजिटिव चार्ज का इन्फिनिटी से लाने का बर्डन B, Q चार्ज का लाने का बर्डन BQ, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। अब जैसे चार्ज कितना फ्लो हो रहा है, Q, तो पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट A, शॉर्टकट लिख रहा हूं, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट A पे कितनी होगी, इसका सिंबल मैं ले लेता हूं UA। U यूज कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी के लिए। UA कितना हो गई, BA पोटेंशियल और Q चार्ज। अब सपोज T टाइम तक करंट फ्लो हो रहा है इसमें, तो ये I इक्वल टू होता है ना Q, I को ऐसे लिखता हूँ कैपिटल I इक्वल टू Q अपॉन T। तो Q की वैल्यू क्या हो गई, IT लिख दो यहाँ, तो ये हो गया BAIT। ये U आ गया, पोटेंशियल एट पॉइंट A, और पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट A, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट B। अब B पर पोटेंशियल एनर्जी देखो कितना है, A से B पर निकलेगी सेम फॉर्मूले से, UB BB। अब चार्ज तो जितना इसमें फ्लो होगा उतना यहाँ फ्लो होगा, BB इक्वल्स टू Q। Q की वैल्यू क्या है, PBIT। Q की वैल्यू IT लिख दी यहाँ से, तो BBIT। ये B पे पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये बेसिकली जो हीटिंग निकाल रहे हैं ना,
जो हीटिंग हम निकाल रहे हैं वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से बता रहे हैं आपको। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यानी एनर्जी कंजर्वेशन से निकाल के लाएंगे हीटिंग कहां से आई। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, यूबी फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल की वैल्यू रखो बी बी आई टी माइनस बी ए आई टी। अब इसमें देखो बी बी माइनस बी ए और आई टी मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। बी बी माइनस बी ए आई टी मैंने कॉमन ले लिया है। अभी चेंज इन पोटेंशियल हो गया ए से बी का। अब उसका सिंबल चाहे आप कुछ भी लिख दो, लेकिन ध्यान रखना बी बी पोटेंशियल कम है तो बी बी माइनस बी ए कैसा साइन होगा, नेगेटिव। इस पे पोटेंशियल कम है, इस पे पोटेंशियल ज्यादा है। ऑलवेज करंट फ्लो होता है हायर टू लोअर। तो इसको मैंने लिख दिया डेल्टा बी आई टी चेंज इन पोटेंशियल, लेकिन माइनस साइन। माइनस क्यों आया, क्योंकि बी बी की वैल्यू कम है तो नेगेटिव तो साइन देगा। इसका मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई, यानी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कम है, वो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कम है, इनिशियल ज्यादा है, तभी तो नेगेटिव साइन आया। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। अब हम जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, काइनेटिक एनर्जी में। तो वाई एनर्जी कंजर्वेशन, वाई एनर्जी कंजर्वेशन। शुरुआत में बैटरी आपने यूज नहीं की तब कितनी एनर्जी थी, यानी दूसरे वे में बोलते हो जितना पोटेंशियल एनर्जी का चेंज हुआ है और जितना काइनेटिक एनर्जी का चेंज हुआ है वो टोटल चेंज क्या रहना चाहिए, जीरो। शुरुआत में एनर्जी जीरो थी तो ऐसे लिख सकते हो डेल्टा के प्लस इस पोटेंशियल एनर्जी का चेंज को मैं लिख रहा हूं डेल्टा यू प्लस डेल्टा यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो। तो डेल्टा के इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, डेल्टा यू की वैल्यू रखो तो ये आ जाएगा डेल्टा बी आई टी। ये काइनेटिक एनर्जी इतनी पॉजिटिव आ गई वैल्यू, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। यानी इसकी काइनेटिक एनर्जी जो सपोज करो कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक गया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई, ये शो कर रहा है। अब हमने इससे पहले डेट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, हमने इससे पहले क्या पढ़ लिया है, डेट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। अब डेट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, डेट वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी जब आप कोई पोटेंशियल अप्लाई करते हो किसी कंडक्टर में, तो इन्हें सेकंड वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर में पढ़ के आए हो आप डेट वेलोसिटी को। एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन व्हेन पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर। जब पोटेंशियल अप्लाई करते हो अक्रॉस द कंडक्टर तो एवरेज वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की होती है और ये कांस्टेंट होती है। यानी एवरेज वेलोसिटी यहां से लेकर थ्रू आउट मोशन सेम रहती है, इसका मतलब एक्सलेशन जीरो होता है। इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी सेम, तो काइनेटिक एनर्जी तो इंक्रीज नहीं हुई। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं हो रही है तो ये कॉन्सेप्ट मिसकॉन्सेप्ट हो रहा है, तो फिर एनर्जी कहां जा रही है। जब पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में चेंज नहीं हुई, काइनेटिक एनर्जी तो यहां जितनी थी उतनी यहां मिल रही है उसको, एवरेज वेलोसिटी तो उसकी कांस्टेंट है, डेट वेलोसिटी वही रहती है। तो फिर इसकी जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं हुआ, यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीज नहीं हुआ, तो फिर एनर्जी किसी दूसरी फॉर्म में जाएगी, वो हीटिंग में निकलेगी। अब हीटिंग में क्यों जाएगी, जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू किया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, लेकिन जैसे ही कोलाइड होगा एटम से, आयन से कोलाइड होगा तो वो अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर देगा, किसको, एटम को। अब एटम ने एनर्जी ले ली तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई और वो ज्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। ऐसे लगातार कोलिजन होते रहेंगे तो वाइब्रेशन होता रहेगा एटम का और एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा। एम्पलीट्यूड इंक्रीज होते ही वो हीटिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। एम्पलीट्यूड इंक्रीज होना यही था हीटिंग, तो उसकी एनर्जी बढ़ जाना और कंडक्टर हीटअप हो जाएगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। जब ये काइनेटिक एनर्जी तो चेंज नहीं हुई तो उसकी जो कोलिजन हुआ चलता से एवरेज स्पीड से, तो वो एनर्जी गेन करता है, काइनेटिक एनर्जी गेन होती है इलेक्ट्रॉन की जब फ्री टू मूव होता है फ्री पाथ पर। जैसे ही कोलाइड हुआ अपनी एनर्जी को लॉस कर दिया, जो एक्स्ट्रा एनर्जी मिली उसको लॉस कर दिया, एटम को दे दिया, और एटम उसमें फिर उसके एम्पलीट्यूड इंक्रीज होते जाते हैं और उसका वो एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये जो एनर्जी लॉस हुई थी पोटेंशियल एनर्जी, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हुई, वो किस में कन्वर्ट हुई, हीट में कन्वर्ट हुई। आगे समझ में। इसलिए कंडक्टर में जब करंट फ्लो होता है तो हीटिंग हो जाती है। एक दूसरे तरीके से भी इसको हम समझ सकते हैं। ये समझ में आ गया कि अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई तो ये कन्वर्ट किस में होना चाहिए थी, काइनेटिक एनर्जी में। लेकिन काइनेटिक एनर्जी में तो चेंज नहीं आता,
तो फिर एनर्जी कहाँ गई, वो एटम्स को यानी मटेरियल को उसने सप्लाई कर दी। इलेक्ट्रॉन जो कोलाइड हुआ एटम से आयन से तो उसको दे दी, तो वो हीट की फॉर्म में दिखाई देता है। इसलिए कंडक्टर में जब करंट पास होता है तो हीट हो जाते हैं। जैसे अब हीटिंग डिवाइस आपकी बहुत सारी हैं, बताओ एक दो के नाम। यस, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक प्रेस, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, बहुत सारी हीटिंग डिवाइस है। अपने सिंपल ये बल्ब जो यूज करते हो फिलामेंट वाले बल्ब, वो भी हीटिंग डिवाइस से वर्क करते हैं। तो वो हीटिंग का कहीं यूज भी करते हैं, कहीं यूज नहीं भी करते। अभी कनेक्टिंग वायर्स हैं, कंडक्टर में करंट पास करा रहे हो, हीटिंग की जरूरत नहीं है। तो वहाँ हीटिंग डिवाइस का कहीं यूज होता है, कहीं मिसयूज भी होता है, हीट में लॉस भी होती है, तो वहाँ हम इसको मिनिमाइज करते हैं लॉस को। जहाँ यूज करना है हीट को यूज करते हैं, तो इसलिए कंडक्टर हीटअप हो रहा है। अब दूसरा इसका, जैसे जूल के लिए जाते हैं, इसको जूल हीटिंग भी बोलते हैं। अब जूल का रिलेशन मालूम है, जूल ने बोला है जो वर्क है, वर्क क्या होता है, वो कन्वर्ट होता है, वर्क कन्वर्ट होता है किसमें, एनर्जी में। और ये जूल ने रिलेशन दिया था W=JH, यानी वर्क डन हीट में कन्वर्ट होता है। और J या जूल कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू होती है 4.2, ठीक है। तो W=JH, ये थर्मोडायनेमिक्स में आपने 11th में पढ़ लिया। अब हीटिंग कितनी हो गई, H=W/J। अब W क्या है यहाँ पर, वर्क डन। W क्या है, वर्क डन। अब वर्क डन क्या होता है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है ना, W/Q। तो W क्या होता है, BQ। अब करंट I फ्लो रहा है तो I क्या होता है, T टाइम के लिए Q/T। तो Q की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, IT। Q की वैल्यू क्या आएगी, IT। तो ये लिख दिया W=IT, Q की वैल्यू, और ये B सिंपली ऐसे लेता हूँ BIT। ये वर्क डन हो गया आपका। तो H जो हीटिंग आई BIT/J। अब J की वैल्यू कितनी होती है, 4.18। 4.2 भी कई बार यूज कर लेते हैं, तो ये लिख दिया मैंने BIT 4.18। ये कैलोरी में आ गई, ये हीटिंग किस में आ गई, कैलोरी में। अब इसको जूल में चेंज करना है। अब जैसे कैलोरी को जूल में चेंज करना है तो 1 कैलोरी कॉस्ट होता है 1 कैलोरी = 4.18 जूल। अब कैलोरी की वैल्यू लिख दो 4.18 जूल, तो ये कैलोरी यहां लिख देता हूं BIT/4.18। अब जूल में कन्वर्ट कर रहा हूं तो 4.18 जूल। और ये लाइन ऐसे खींच दी मैंने, 4.18 से 4.18 कट गया, H क्या आ गया, BIT जूल। ये जूल रिलेशन से हमने हीट निकाल दी, हीटिंग आ गई। अब देखो इसको रब कर रहा हूं, हीटिंग का आपका फॉर्मूला क्या आ गया, H=BIT। अब ये जूल में, ये 4.18 से डिवाइड कर दो, कैलोरी में आ रही है। अब ओम्स लॉ से B क्या होता है, IR, I करंट, R रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। B को IR लिख दो तो H क्या हो जाएगा, IR लिखते ही है I²RT। अब इसमें जैसे ये तो आ गया BI में रिलेशन, ये हो गया IR में रिलेशन, ठीक है। ये I और R, ये BI। एक और रिलेशन बचा आपका, R को भी रिमूव कर सकते हो, यहां से R की वैल्यू रख दो तो H क्या आएगा, B और R का रिलेशन। जैसे इसमें भी आई है, इसमें भी आई है। अब B की टर्म में ले आओ इसको, या तो यहां रख दो, यहां रख ददो I की वैल्यू। तो I की वैल्यू क्या आएगी, B/R यहां लिख रहा हूं, तो ये हो जाएगा B²/R²R/T। एक R से R कट गया, B²/R/T। ये 3 फॉर्मूले हो गए। H=BIT, सेम है, तो कन्वर्ट किया हमने, ये I²RT, B²/R/T। अब इसमें देखो जितना टाइम हीट फ्लो होगी, जितना टाइम करंट फ्लो होगा, उतनी ज्यादा हीटिंग आएगी। टाइम तो सभी जगह आ रहा है, और B पे भी डिपेंड कर रहा है, I पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ज्यादा करंट ज्यादा हीटिंग, ज्यादा पोटेंशियल ज्यादा हीटिंग। तो ये जूल हीटिंग है, यानी किसी भी कंडक्टर में जब हम करंट पास कराते हैं, सिंपल जैसे अपन कूलर के वायर है, उसको भी हम 2-3 घंटे यूज करते हैं तो गर्म हो जाते हैं। कहीं भी जैसे अपने कनेक्टिंग वायर, वो कॉपर के होते हैं, अंदर उसमें मटेरियल,
तो कॉपर का रेजिस्टेंस कम है, हीटिंग तो उनकी भी होती है, कम होती है, क्यों रेजिस्टेंस काफ़ी कम होता है इसलिए। तो ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यही टॉपिक है आपका। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसको मिटाई देता हूं, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, देखो जब कंडक्टर में हम करंट पास कराते हैं तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है या चार्ज का मूवमेंट होता है। तो जो भी सोर्स ईएमएफ का सोर्स है, आपने सेल लगाया, बैटरी लगाया, तो करंट को मेंटेन करने के लिए वर्क करती है, ठीक है, या उसमें करंट को मेंटेन करने के लिए एनर्जी को कंज्यूम होती है, वो एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। वर्क डन बाय द सोर्स टू मेंटेन द इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट। और सोर्स कौन सा? ईएमएफ का सोर्स। वर्क डन बाय द सोर्स टू मेंटेन इलेक्ट्रिक करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज नोन एज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दूसरी लैंग्वेज में आप ऐसे ही बोल सकते हो, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द, जो भी अप्लायंसेज यूज कर रहे हो, अप्लायंसेज टू मेंटेन, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द इलेक्ट्रिकल सोर्स टू मेंटेन इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी सिंपली क्या है? वर्क डन है। वर्क डन टू मेंटेन इलेक्ट्रिक करंट, वर्क डन टू मेंटेन इलेक्ट्रिक करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। और वर्क डन को मेंटेन कौन करता है? ईएमएफ का सोर्स यानी सेल या बैटरी। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी की डेफिनेशन क्लियर हो गई। अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मेंटेन, आप नोट कर लीजिए, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मेंटेन इलेक्ट्रिक करंट बाय द सोर्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। जो वर्क डन सोर्स करंट को मेंटेन करने के लिए करता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का है तो वर्क डन ही है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? पोटेंशियल इनटू चार्ज। अब आई इक्वल टू क्या होता है? आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो क्यू की वैल्यू क्या होती है? आई टी। तो देखो डब्ल्यू वर्क डन क्या आ गया? बी, क्यू की वैल्यू दी आई टी, ये वर्क डन आ गया। तो यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये बी आई टी, बी आई टी। इसका बी इक्वल टू आई आर का यूज कर लो तो इसकी भी आपकी शेप चेंज हो जाएगी। बी की वैल्यू की आई आर, तो ये बन जाएगा आई स्क्वायर आर टी। अगर आई की वैल्यू यहाँ लिख दोगे बी अपॉन आर, इसमें या इसमें लिख दो, एक ही बात है, यहाँ लिख दो बी अपॉन आर, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन आर टी। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। अब यही आपकी हीटिंग का फॉर्मूले आए थे सेम। तो यानी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हीटिंग की फॉर्म में कंज्यूम हो जाती है, यानी किसी कंडक्टर हीटिंग की फॉर्म में वेस्ट हो जाती है। ये यूज करते हो, यूज भी हो रही है, जैसे प्रेस वगैरह में यूज करते हैं, टोस्टर में यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, तो उनमें यूज भी करते हैं। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो वर्क है, वो जो सोर्स की इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है हीटिंग में। अब दूसरी टर्म आपकी आई थी पावर। इसकी ऐसा यूनिट भी जूल है, इलेक्ट्रिक पावर। अब इलेक्ट्रिक पावर क्या है? पावर का फॉर्मूला तो आपने पढ़ा है ना, P इक्वल टू मैकेनिक्स में W अपॉन T। तो फॉर्मूला तो अभी वही है, यहाँ बस पावर इलेक्ट्रिकल पावर ही था। रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय द सोर्स इज नोन एज द पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय द सोर्स टू मेंटेन द इलेक्ट्रिक करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज नोन एज द पावर। यानी करंट को मेंटेन करने के लिए जो सोर्स वर्क करता है 1 सेकंड में, वो पावर होती है। तो पावर का फॉर्मूला डेफिनेशन क्या बन रही है? W अपॉन टी, यही रेट ऑफ डूइंग वर्क। इसको ऐसे भी लगता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो ऐसे बोल रहा है, यानी 1 सेकंड में जो वर्क हो रहा है, जो बैटरी वर्क कर रही है या जो एनर्जी कंज्यूम कर रही है, वो आपका पावर है। रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय द सोर्स टू मेंटेन इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर या इन ए सर्किट इज नोन एज द पावर। पावर की ऐसा यूनिट वाट है, हमने पहले से ही पढ़ रखी है। अब वर्क डब्ल्यू का फॉर्मूला यही तो बी आई टी। तो लिख दो यार P इक्वल टू क्या आ जाएगा? बी आई टी अपॉन टी। टी से टी कट गया, P इक्वल टू क्या आ गया? बी आई। अब B इक्वल टू क्या होता है? आई आर।
अब बी की वैल्यू आई आर लिख दोगे तो क्या बनेगा, ये आई स्क्वायर आर, और आई की वैल्यू इसमें बी अपॉन आर लिख जाओगे तो क्या बनेगा, ये बी स्क्वायर अपॉन आर। ये पावर के भी 3 फॉर्मूले, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के भी 3 फॉर्मूले, और हीटिंग के ये तो सेम है फॉर्मूले। इसमें टी हटा दो तो पावर आ जाएगी, रेट ऑफ डूइंग वर्क, टी से टी कट जाएंगे ना ये, तो ये रेट ऑफ डूइंग वर्क, ये पावर है। अब पावर जैसे एक पावर रेटिंग और आती है, उसके क्वेश्चंस आते हैं, वही बता देता हूँ आपको। जैसे बल्ब, कोई भी बल्ब आप मार्केट में लेने जाते हो, बोलते हो ना 100 वाट का, या देखना कोई बल्ब उसमें 220 वोल्ट ये लिखा होता है, ये इसकी रेटिंग बोली जाती है। यानी जब 220, हमारे घरों की लाइन है ना इंडिया में 220 वोल्ट की है, 220 वोल्ट की लाइन में उस बल्ब को जिस पर 100 वाट लिखा है यूज करोगे तो 1 घंटे में वो 100 वाट इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम कर लेगा। 1 घंटे में कितना, 100 वाट को कंज्यूम कर लेगा 1 घंटे के अंदर। इसका मीनिंग है 1000 वाट है तो 1 घंटे में 1000 वाट कंज्यूम कर लेगा, ठीक है। अब वो जैसे 100 वाट का तो मतलब 1 सेकंड है, जो कई बार किलो वाट आर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, तो 100 वाट 1 सेकंड में कंज्यूम कर रहा है, टी मीन्स 1 सेकंड। यूनिट टाइम में जितना एनर्जी करते हो, यूनिट टाइम 1 सेकंड के लिए, तो 1 सेकंड 220 की लाइन में 1 सेकंड में जितना पावर ये कंज्यूम कर रहा है 100 वाट पावर कंज्यूम करेगा। 1000 वाट है, 1000 वाट कंज्यूम करेगा, ठीक है, यूनिट टाइम के अंदर, वो है रेटिंग इसकी। अब देखो कॉमर्शियल यूनिट, कॉमर्शियल यूनिट या बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट भी बोलते हैं इसको, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। जो कॉमर्शियल यूनिट होती है वो होती है किलोवाट आर, जो अपने घरों में यूनिट आती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम मेजर करते हैं, वो होती है किलोवाट आर। अब देखो 1 किलोवाट आर इक्वल्स टू, ये ध्यान रखना, कॉमर्शियल यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब 1 किलोवाट आर, इसका मीनिंग है, इसको लिख रहा हूं, किलोवाट को मैंने लिख दिया 1000 वाट इंटू आर। अब 1 आवर में कितनी सेकंड होती हैं, 1 आवर में कितनी सेकंड होती है, 1 आवर में 60 इंटू 60 लिख दूं डायरेक्ट 36, चलो ऐसे लिख देता हूं, ये हो गई सेकंड। अब ये हो गया 6 6 जा 36, कितनी जीरो हो गई, 3 यहाँ 2 ये, 3 ये और 2 जीरो ये वाट सेकंड। अब देखो पावर की यूनिट है, यहां से देखो पावर की यूनिट क्या होती है, वाट, और डब्ल्यू की यूनिट वर्क की जूल, और या 1 लिख देता हूं, टाइम की यूनिट 1 सेकंड, तो जूल क्या होता है, वाट सेकंड ही जूल होता है, ये जूल बन गया, वाट सेकंड क्या आ गया, 1 जूल इक्वल्स टू 1 वाट इंटू 1 सेकंड। यानी वाट सेकंड को ही आप क्या बोलोगे, यहाँ लिख रहा हूं 1 जूल इक्वल्स टू, इससे निकाल लो 1 वाट इक्वल्स टू 1 सेकंड, ठीक है। तो वाट सेकंड को आप जूल बोलते हो। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख दो, 3.6, तो कितनी 5 दे रही, एक डेसिमल की हो जाएगी 10⁻⁶ जूल। 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू इतना जूल। ये 1 किलोवाट आवर का मतलब अपने घरों के जो मीटर में 1 यूनिट। अब जब 1 यूनिट हम कंज्यूम करते हैं तो इतनी एनर्जी हम कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। 1 किलोवाट आवर का मतलब इतना हम एनर्जी को कंज्यूम कर जाते हैं। अब एक ट्रांसमिशन और बचा है, वो भी आपको मैं बता देता हूं। ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक ही बात है। इलेक्ट्रिकल पावर, पावर ट्रांसमिशन, जैसे इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी बनती कहीं है और सिटी में ही और गाँवों में भेजी जाती है, तो प्रोडक्शन हर जगह तो होता नहीं है, इसको बनाया कहीं दूसरी जगह प्रोड्यूस बनाई जाती है, वहाँ से दूसरी हाई टेंशन लाइन आपने देखी होंगी बड़ी बड़ी, देखिए कहीं ऐसे खोपड़ी बनी होती है डेंजर, और खोपड़ी बनी होती है 11,000 वोल्ट 22,000 वोल्ट हाई वोल्टेज में भेजी जाती है। तो क्वेश्चन इसमें यही ट्रांसमिशन,
हाई टेंशन लाइन देखी होगी, बोली जाती है, बड़ी बड़ी ऊंचे ऊंचे खंभे होते हैं, उससे बिजली आ रही होती है, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म हो रही है, जब बन रही है वहां से उसको भेजते हैं, वो ट्रांसमिशन है, एक जगह से दूसरी जगह में भेजने का। अभी ट्रांसमिशन में ट्रांसफर वगैरह भी यूज आते हैं, तो वो नहीं पढ़ रहे हमें, वो अभी आगे आएंगे इसमें। हम इसमें ये पढ़ रहे हैं कि ट्रांसमिशन जब होगा तो वायर के थ्रू होता है, केबल के थ्रू। तो केबल में जो हीटिंग आएगी H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी एन पावर लॉस, आई स्क्वायर आर पर सेकेंड का लॉस है वो, ठीक है, वो पावर लॉस। तो ये पावर लॉस यही तो होगा आई स्क्वायर आर। हम पावर जो भेजें तो हमारा टारगेट क्या होता है, पावर लॉस कम हो। तो पावर लॉस कम होने के लिए हमें क्या करना होगा, वो हम इसमें पढ़ रहे हैं ट्रांसमिशन में, कि मिनिमम पावर करने के लिए। अब पावर लॉस जैसा आपने पढ़ा 11,000 वोल्टेज, डेंजर, ऐसे खोपड़ी निशान कई जगह लगे होते हैं उन पर, या 22,000 वोल्ट, तो हाई वोल्ट पे भेजी जाती है, हाई वोल्ट पे। अब इसका पोटेंशियल चेंज करना है, वोल्टेज को चेंज करना है, ट्रांसफार्मर का काम है। तो ट्रांसफार्मर में आगे चैप्टर्स में आएंगे, अभी हम सिर्फ ये पढ़ेंगे कि ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रिकल पावर का ट्रांसमिशन हाई वोल्टेज पे क्यों होता है, वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो देखिए, सपोज डिलीवर्ड पावर कितनी है, जो भेजी जा रही है वो P है, और लोड का जो रेजिस्टेंस है, लोड रेजिस्टेंस R है, और सपोज करंट, इलेक्ट्रिक करंट I है, ये पावर भेजी गई, जिस लोड से भेजी गई उसका रेजिस्टेंस R है और I करंट है, ठीक है। और पोटेंशियल, जो पोटेंशियल उसका लिया वो B है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो B है। तो पावर डिलीवर्ड का फॉर्मूला क्या है, क्या, P इक्वल टू VI। इससे जरूरत पड़ेगी, पहले I निकाल देता हूं, I इक्वल टू P अपॉन V। अब जब भी इलेक्ट्रिक पावर भेजोगे तो केबल का तो यूज करोगे, तो रेजिस्टेंस लेता हूं केबल का, लेट रेजिस्टेंस ऑफ केबल, केबल मीन्स वही वायर, केबल्स का ले लिया मैंने RC फॉर केबल, ये रेजिस्टेंस है केबल का, लेट रेजिस्टेंस केबल RC, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, हीटिंग तो होगी, तो पावर लॉस का फॉर्मूला लगाओ, P इक्वल टू क्या होगा, आई स्क्वायर RC, यही तो पावर लॉस होगी केबल के अंदर, इसको PC लिख दिया, पावर लॉस इन केबल। अब लिख लेना पावर लॉस इन केबल, ठीक है, आई स्क्वायर RC। आई की वैल्यू ये लिख दो यहां से, फ्रॉम फर्स्ट डालो तो इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट आई की वैल्यू क्या है, P अपॉन B, और ये स्क्वायर RC। अब ये P स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर RC, ये आपका पावर लॉस आ गया इन केबल। जब आप पावर को ट्रांसमिट करोगे तो हाई पोटेंशियल पे इसलिए भेजते हैं कि PC इनवर्सली 1 अपॉन B स्क्वायर है, PC क्या है, इनवर्सली 1 अपॉन B स्क्वायर, यानी जो पावर लॉस हो रहा है इन केबल में वो 1 अपॉन B स्क्वायर है, यानी पोटेंशियल के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। B बढ़ेगा तो पावर लॉस एकदम कम हो जाएगा, इसलिए हाई पोटेंशियल पे लाइन को भेजा जाता है। अब केबल जो हम यूज करते हैं वो जनरली एल्युमिनियम की होती है। अब वो तो फिक्स हो गया रेजिस्टेंस जितना है, फिर भी उसका रेजिस्टेंस हम कम कर लेते हैं थोड़ा थिकनेस बढ़ा के, लेकिन वो तो है जो इतना कितना कम कर सकते हैं, R को कम करोगे तब भी पावर लॉस कम होगा। तो पावर लॉस कम करने के लिए हम ट्रांसमिशन में, जो पावर ट्रांसमिशन होता है हाई वोल्टेज पे क्यों होता है, उसका रीजन है, हाई वोल्टेज से भेजने से केबल के थ्रू जो पावर लॉस होगा वो कम हो जाएगा, इसलिए ट्रांसमिशन ऑलवेज हाई वोल्टेज पे होता है। तो हाई टेंशन लाइन पे देखना आप लिखे रहते हैं डेंजर 22,000 वोल्ट, 11,000 वोल्ट, ऐसे हाई पोटेंशियल में भेजा जाता है वो। तो ये इसका बेसिक रीजन है, ठीक है। अब ये आपका चैप्टर 3 है, खत्म हो चुका है। अब इसके क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड इसके क्वेश्चंस भी कराएंगे, फिर इसके जो IIT JEE मेंस के MCQ क्वेश्चंस हैं, आप तो MCQ आपके एग्जाम में भी आने लगे, उनको अलग से कराऊंगा। अब इसमें छोटे छोटे एग्जाम्पल ही मैंने यूज किए हैं, एक बार ये कुछ चैप्टर 3rd या 4th तक पहुंच जाएंगे तभी बीच में करा दूंगा। नहीं, अभी टारगेट बनाया पूरा फर्स्ट फिजिक्स को खत्म करके फिर हम पहले थ्योरी क्लियर करें, फिर NCERT क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो बोर्ड में आते हैं लगभग, और फिर IIT बेस्ड की उसकी थोड़ा वीडियो अलग बनेगी वो।
आईआईटी और जेईई बेस्ड जो क्वेश्चंस है, देखो आईआईटी और जेईई की जो एग्जाम होती है, जो भी बच्चों का टारगेट होता है, देंगे ही कुछ बच्चे, ज़्यादातर बच्चे देते हैं, तो उसमें एक्स्ट्रा अगर आपने 11th-12th को अच्छे से पढ़ लिया तो कुछ सीबीएसई बोर्ड ने चीज़ें हटा दी हैं, इसलिए थोड़ा सा सिलेबस 10%, 20%, 20 भी नहीं है, 10-15% एक्स्ट्रा है। अदरवाइज इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करके पढ़ लेते हो तो आईआईटी मेंस 12th के साथ क्लियर होती है, नीट में बच्चे क्लियर करते हैं 12th के साथ ही, कोई एक्स्ट्रा कोचिंग की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ आपको ऑनेस्टली अंडरस्टैंड करते हुए सब्जेक्ट को पढ़ना होता है। हर साल निकलते हैं ये, जैसे कई बच्चों का माइंड सेट हो जाता है कि हमें एक्स्ट्रा एक कोचिंग की जरूरत पड़ेगी, नीट के लिए भी एक्स्ट्रा कोचिंग लो, आईआईटी में जा रहे हैं तो उसके लिए भी, जेईई मेंस के लिए भी एक्स्ट्रा कोचिंग, आईआईटी एडवांस के लिए, एडवांस तो फिर भी थोड़ा टिपिकल पेपर आता है, लेकिन आईआईटी मेंस तक तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पहले तो आईआईटी एडवांस भी बच्चे 12th के साथ क्रैक करते हैं, जो पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, सिर्फ रटते नहीं हैं, और रटना होगा भी नहीं, और फिजिक्स को तो आप रट भी नहीं सकते, कुछ चीज़ें फॉर्मूले वगैरह तो वो रटना बोल सकते हो, लेकिन अंडरस्टैंड करना होगा, सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करोगे तो आपको प्लस मिलेगा कंपटीशन में भी और एकेडमी में भी, अपने आप अच्छे मार्क्स।